तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं क्रिया शरीर का पेपर 2 का वन शॉट लेक्चर, जिसमें आपको मॉडर्न भी दिखेगा और साथ ही साथ आपको आयुर्वेद पार्ट भी दिखेगा। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक ध्यान से देखना है ताकि आपको सारी की सारी क्लियरिटी आ जाए। ओके, सो बिना किसी देरी के हम हमारा पहला ये स्टार्ट करते हैं रस धातु से। देखो 7 धातु इसमें ओज, और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है वेटेज ब्लूप्रिंट, वो वीडियो देख के आना एक बार, आपको समझ में आएगा। जिसको नोट चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है 7887559633 ये नंबर पे। ठीक है, सो टाइम स्टैम्प के हिसाब से आपको जो नहीं पता है वो भी आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला धातु से, रस धातु। तो रस धातु की उत्पत्ति क्या है? रसते रस अच। इसका मतलब क्या? जो हृदय में से सर्व शरीर में सतत वहन करता है वो धातु को हम रस बोलते हैं। रस की निरुक्ति क्या है? तत्र रस गतो आहार गच्छति इति रसा। मतलब रस शब्द, यह गति अर्थ, रस शब्द का अर्थ गति होता है। ठीक है, जो सतत वाहन करता है उसे हम रस धातु कहते हैं। पर्यायी नाम क्या है इसके? तो सौम्य धातु, आहार प्रसाद, धातु साहर, आहार तेज, अग्नि संभव, असुरुक कर। ठीक है, ये आत्रेय ऋषि ने दिए हुए हैं। पांच भौतिक संगठन, मतलब पांच भौतिक संगठन कौन सा देखने को मिलता है इसमें अपने को? तो पांच भौतिक संगठन इसमें हमको जल ये देखने को मिलता है, जल इसमें ज़्यादा होता है। आप महाभूत इसमें अधिक देखने को मिलता है हमको। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। रस धातु का स्वरूप कैसा होता है? तो एज एन यूजुअल स्निग्ध रहता है, ये पिछल रहता है, सर रहता है, मंद रहता है, द्रव रहता है, शीत रहता है। और इसका वर्ण कैसा रहता है? तो कफ के जैसा इसका वर्ण देखने को मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम रसवाह स्रोतस। तो हृदय दश धमनी ये चरक ने बोला हुआ है। किसने? हृदय और दश धमनी ये चरक ने बोला हुआ है। वेराज हृदय रसवाई धमनिया ये किसने बोला हुआ है? तो सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने बोला हुआ है। उसके बाद अंजलि प्रमाण कितना है इसका? तो 9 अंजलि प्रमाण इसका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। रस की निर्मिति कैसी होती है? तो रस पोषक अंश रहता है, जो खाना खाते हैं हम, आहार लेते हैं, उसमें रस पोषक अंश रहता है। रस धातु अग्नि में देखा था हमने पिछले वीडियो में पेपर 1 में कि रस अग्नि क्या रहती है। तो रस धातु अग्नि उस पर क्रिया करती है, और क्रिया करने के बाद इससे 2 चीज़ें मिलती है। एक पोष्य रस, मतलब जो रस है हमारा वो, और रस धातु, और उसके साथ साथ हमको क्या मिलता है? रसमल, जो कि कफ। ठीक है, कफ मिलता है, रस का मल। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं हम रस धातु द्विधा परिमाण के हिसाब से। तो पोष्य रस धातु की उत्पत्ति होती है, रस मल मतलब कफ की उत्पत्ति होती है, और सूक्ष्म रक्त पोषक अंश की निर्मिति यहाँ से होती है। ओके, ये हो गया उसका त्रिधा परिमाण। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं हम रस धातु का उपधातु क्या है? तो स्तन्य एवं रज है। रस धातु का मल कफ एवं लसिका। ठीक है, उसके बाद रस धातु का काम क्या है? तो प्रीणन जीवन लेपो स्नेहो धारण पूर्णे गर्भो उत्पादच्च धातु नाम शिष्ट कर्म क्रमात् स्मृतम। ये श्लोक देखा था हमने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रीणन करना इसका काम है। प्रीणन मतलब जो शरीर को प्रीणन मतलब जो शरीर को पोषण देने का काम करता है वो हमारा रक्त धातु होता है। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम सर्व शरीर में इंद्रियों को पोषक तत्व का पुरवठा करने वाला, कार्य क्षमता करने वाला, ये इसका काम होता है। उसके बाद रस क्षय निरुक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको SAQ बन सकता है, और हो सकता है यहाँ से LAQ भी आ जाए। ओके, रस धातु एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पर कफ, क्षय और वृद्धि पूछी जाती है, और आपको इसमें श्लोक लिखना ही पड़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये श्लोक। तो रस का क्षय क्या है? सबसे पहले वृद्धि देख लेते हैं। मतलब रस अगर बॉडी में बढ़ गया तो क्या होगा? तो रस अपिश्लेष्मवत, मतलब रस अपिश्लेष्मवत का मतलब क्या होता है? तो इसके जो लक्षण है वो हमको कफ, ये कफ का आश्रय संबंध होने की वजह से हमको देखने को मिलता है कि कफ वृद्धि जैसी होती है वैसे ही यहाँ पर हमको रस की वृद्धि होते हुए दिखाई होंगी। अग्निसदन होगा, प्रसेक होगा। अग्निसदन मतलब पचन शक्ति कम होना, प्रसेक मतलब मलमल, आलस्य आएगा, गौरव होगा मतलब शरीर जड़ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जो नींद नहीं आएगी, फिर शरीर का श्वास बढ़ जाएगा, और कास खोखला ज़्यादा आएगा, मतलब खांसी ज़्यादा आएगी। ओके, उसके बाद रस का क्षय देख लेते हैं। तो रस से रोग श्रम शोषोग्लानी शब्द असहिष्णुता। इसका मतलब रस धातु अगर शरीर में कम होगा तो क्या होगा? रोक्षता निर्माण होगी, मतलब त्वचा हो गई, केस हो गए और नख हो गए, ये कैसे हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। उसके बाद श्रम मतलब फिजिकल फटीग आ जाएगा उनको। उसके बाद शोष मतलब मुख एवं तालु, हमारी मुख तालु जीभ ये क्या हो जाएगी? सूखी पड़ जाएगी, हमको बार बार पानी पीना पड़ेगा उसकी वजह से। ग्लानि मतलब इंद्रियों की जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाएगी। शब्द असहिष्णुता मतलब आवाज़ हो गया, गोंगट आवाज़, ये सुनना हमको नहीं सा लगेगा।
अब ये रस सारता ये जनरली नहीं पूछी जाती है, इसलिए मैं ये स्किप करूँगा हर इसमें। रस सारता हो गया। सारता ये आपको जनरली आपको कहाँ पर पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। इसके बाद के हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि रक्त धातु है वो देख लेते हैं। कर लेते हैं हम रक्त धातु की। तो उत्पत्ति रज करने, ठीक है, ये इसका मतलब रंग देने का काम ये करता है धातु आयुर्वेद के हिसाब से। निरुक्ति रज रंजने तेन रंजन रागवर्ण युक्त रागकृत च धातु रक्तम इति अर्थो भवन्ति। मतलब क्या होता है इसका, तो देख लेते हैं हम। ऐसा शरीर भाव जो रंग को प्राप्त करके देता है उसको हम क्या बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। लाल रंग का होता है ये धातु, और पर्यायी नाम क्या है इसके, तो रुधिर मतलब प्राण को टिकाने वाला, लोहित शोणित मतलब रक्त प्राप्त करके देने वाला, अस्र किंवा अश्रुक इसका मतलब अखंड ऐसा बहने वाला, शतज मतलब जख्म में से बाहर गिरने वाला। ओके, ये हो गया उसके पर्याय। रक्त धातु का स्थान जनरली हृदय में रहता है, और सर्व शरीर में देखने को मिलता है। ये स्पेशली रक्त धातु हमको शरीर में वहन करता है, और हृदय में इसका मुख्य स्थान होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम पांच भौतिक संगठन की। तो रक्त ये तेजोमय है। तेजोमय मतलब रक्त में जल एवं तेज की अधिकता देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं हम पांचों महाभूत देखने को मिलते हैं। पृथ्वी इसको विस्तृतता देती है, वहरास यहाँ पर बात कर ले वायु स्पंदन देता है, जल द्रव्यता देता है, आकाश लघुता देता है, और तेज मतलब तेज ये राख देने का काम करता है। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। रक्त धातु का स्वरूप कैसा है, तो रक्त धातु का गुण अनु उष्ण शीत है, मतलब ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है, द्रव्य है और स्निग्ध है। उसके बाद विशेष गुण इसका असहत है। रक्त का वर्ण गुंजा फल जैसे लाल है, इंद्रगोप कीड़े जैसे लाल है। गुंजा फल बहुत ज़्यादा लाल होता है, इंद्रगोप कीड़ा भी बहुत ज़्यादा लाल होता है, ऐसा इसको स्वरूप बोला हुआ है। रक्त धातु का रस कैसा है, तो मधुर है, मीठा है और किंचित लवण है, मतलब थोड़ा खारा है। ओके, रक्तवाह स्रोतस की बात कर लेते हैं। तो यकृत प्लीहा इस चरक के अनुसार इसके स्रोतस है, और यकृत प्लीहा रक्तवाहिनी धमनी सुश्रुत के अनुसार इसके क्या है, हमारे स्रोतस है। अंजलि प्रमाण इसका 8 है। उसके बाद यकृत प्लीहा रक्तवाही धमनी हृदय ये उसके मुख्य स्थान है, किसके, रक्त के। और रक्त की निर्मित कैसे होती है, तो सबसे पहले पोष्य धातु होता है। पोष्य धातु, ठीक है, अंश रहता है पहले आहार में, अंश, उस पर क्या काम करती है, रक्त अग्नि काम करती है, रक्ता धातु अग्नि। और रक्त धातु अग्नि काम करने के बाद उसका कन्वर्जन किस में होता है, तो पोष्य धातु में होता है और रक्तमल में होता है। समझ में आ गया आपको, गुड। सो सूक्ष्म मांस पोषक अंश की भी थोड़ी निर्मित होती है। ये हो गया उसका त्रिधा परिमाण। ठीक है, रक्त धातु का उपधातु क्या है, तो कंडरा एवं सीरा। ये याद रखने आपको, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रक्त का मल क्या है, तो पित्त है। रक्त धातु का कार्य क्या है, तो जीवन देना इसका कार्य है। अब जीवन कैसे, मतलब जीवन देता है ना ये। अगर रक्त नहीं रहा शरीर में तो हमारा अस्तित्व रहेगा क्या, तो नहीं रहेगा। जीवन कार्य क्या है इसका, डिटेल में देख लिया हम। तो शरीर आत्मा मन इंद्रिय इसका सहयोग करके ये क्या करता है, आयुष्य बनाता है। ठीक है, मनुष्य का सहयोग बनाने से ये रक्त धातु हम जीवित रह सकते हैं। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं हम रक्त धातु का पोषण अगर योग्य हुआ तो उससे हमारा मांस धातु पोषण होगा, और कार्य जो रहेगा वो व्यवस्थित बने चलेगा, मतलब अच्छे से चलेगा। इसकी कला द्वितीय कला है, रक्तधरा कला भी बोलते हैं हम इसको। और कला मतलब आवरण, तो आवरण रहता है ये। तो यकृत प्लीहा एवं रक्त सीरा, या इसके आवरण को रक्तधरा कला बोला गया हुआ है। रक्तधरा कले की वजह से यकृत प्लीहा में रक्त का संचय होता है। ओके, उसके बाद रक्त का क्षय देख लेते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं टिक मार्क कर देता हूँ। क्षय वृद्धि जहाँ पर आया वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, और जो बोलता हूँ वही आता है, आपने देखे होंगे प्रीवियस पेपर भी। तो रक्त विसर्प प्लीह विद्रदीन कुष्ठवातस्त पित्तास्त्र गुल्म पुकाशे कामलहा व्यंग अग्निनाश समूह रक्तत्व नेत्र मूत्रता। अभी तक मेरे को ये श्लोक याद है, तो आपको भी होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है, तो वृद्ध रक्त हो गया, मतलब रक्त ज़्यादा हो गया शरीर में, तो विसर्प देखने को मिलेगी, प्लीहा वृद्धि, प्लीहा बढ़ जाएगी, विद्रदि कुष्ठ मतलब स्क्रीन रोग, वात रक्त देखने को मिलेगा, रक्त पित्त देखने को मिलेगा, मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, गुल्म मतलब सूजन, उपकुश ये भी देखने को मिलेगा, व्यंग और अग्निनाश मतलब एनोरेक्सिया देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ओके, सो ये सब अगर रक्त का
क्षय हो गया, रक्त बढ़ गया, तो ये लक्षण हमको देखने को मिलेंगे और स्पेसिफिकली भ्रम होगा हमको, और साथ ही साथ नेत्र मूत्र त्वचा लाल हो जाएगी। उसके बाद रक्त के क्षय की बात कर लेते हैं हम। तो रक्ते अम्ल क्षीरी प्रीति शिरा शैथिल्य रुक्षता, मतलब अम्ल क्षीर प्रीति मतलब रक्त का क्षय होने की वजह से आंबट एवं ठंड, मतलब आंबट चाव समझती है ना आपको, और ठंड मतलब ठंडा, ये पदार्थ खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, और वात प्रकोप की वजह से अम्ल पदार्थ सेवन करने की इच्छा भी बढ़ जाएगी। शीरा शिथिल हो जाएंगे, मतलब इलास्टिसिटी जो है वो शीरा की वो कम हो जाएगी, सहजन हो जाएगी। उसके बाद रुक्षता हमको देखने को मिल सकती है शरीर में। अब रुक्षता कैसे देखने को मिलेगी, तो शरीर की द्रव्यता, स्निग्धता, ये गुण क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ओके, समझ में आ गया आपको। सार्था मैं नहीं ले रहा हूँ, हो सकता है सार्था आ जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए सार्था मैं यहाँ पर आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको ये प्रैक्टिकल में पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, सो समझ जाइए। ओके, इसके बाद का हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है मांस। चलो बात कर लेते हैं हम मांस धातु की। तो उत्पत्ति क्या है, न मन से दीर्घच्छ, ठीक है, ये उसकी उत्पत्ति होगी। मांस धातु की निरुक्ति क्या है, तो शरीरस्य पुष्टिकर अवयव छादक पेशी स्नायुवाद रूपेण संधि बंधान प्रसारण डिकेर धातु मास नाम, मतलब जो धातु के वजह से शरीर में विशिष्ट आकार प्राप्त होता है, उस धातु को हम मांस धातु ऐसे बोलते हैं। पर्यायी नाम क्या है इसके, तो पिशित तरस पलल क्रव्य आमिष, ऐसे उसके क्या है, ये उसके पर्यायी नाम है। तरस मतलब हलचल जो घड़ा के लाता है वो, पलल मतलब पसरने वाला, क्रव्य एवं आमिष मतलब जो बकरा रहता है और कोंबड़ी रहती है, कोंबड़ी मतलब हेन हमारी, वो प्राणी मांस धातु में हमारे को आहार के लिए काम आता है, इसलिए आहार लेते हैं ना हम इससे, तो इसलिए इसको क्रव्य एवं आमिष ऐसा नाम दिया हुआ है। जो हमारी हेन रहती है, मुर्गी रहती है और बकरा रहता है, उसका मांस खाते हैं हम, इसलिए इसको ये नाम दिया हुआ है। ओके, उसके बाद पांच भौतिक महासंगठन की बात कर ले तो पृथ्वी, इसका पृथ्वी में पृथ्वी जो है, ये जो पांच भौतिक संगठन है वो देखने को मिलता है। उसके बाद मांस धातु का स्वरूप कैसा है, तो गुरु है, ये मंद है, स्निग्ध है, लक्षण है, सौम्य है। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम कि कफ दोष का आश्रय संबंध किसके साथ है, तो स्निग्ध लक्षण कफ दोष के साथ है, जैसे कि कफ दोष भी स्निग्ध रहता है, उस लक्षण रहता है, इस वजह से। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं मांस व स्त्रोतस। तो चरक के अनुसार मांस व स्त्रोतस स्नायु एवं तक है, सुश्रुत के अनुसार स्नायु त्वक एवं रक्तवाहिनी धमनी है। उसके बाद अंजलि प्रमाण आप मेरे को बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है और मैं इतना प्रॉपरली नहीं बता सकता क्योंकि अब मेरा सेकंड ईयर चालू है, इसलिए ये भूल गया हूँ मैं सब। ओके, उसके बाद उत्पत्ति कैसी होती है, तो मांस पोषक अंश रहता है और मांस धातु अग्नि की प्रक्रिया होकर स्नायु मांस धातु बनता है और उसकी उत्पत्ति यहाँ पर होती है। ओके, उसके बाद जो त्रिधा परिमाण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी धातु का, तो वो क्या है, तो स्थायु एवं पोष्य मांस धातु की उत्पत्ति होती है, स्थायु मांस धातु के मल की उत्पत्ति होती है, और मेद पोषक अंश की भी निर्मित यहाँ से हो जाती है मांस धातु के आहार जब लेते हैं हम तब। ठीक है, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम उत्पत्ति काल क्या है इसका, उत्पत्ति कैसी होती है, तो दोष धातु मल जब साम्य अवस्था में रहते हैं तब आहार से 10वें दिन को मांस धातु की उत्पत्ति होती है। मतलब आज अपन ने खाना खाया और अपने दोष धातु मल बराबर से है, तो 10वें दिन जो आपने खाना खाया हुआ है, आज मैंने खाना खाया तो 10 दिन बाद मेरा मांस धातु की उत्पत्ति होगी। मांस धातु का उपधातु क्या है, तो त्वचा एवं त्वक है, और मांस धातु का मल खमल है। क्या है, याद रखना है आपको, खमल। मांस धातु की कार्य क्या है, तो लेपन है। क्या है, लेपन। लेपन मतलब लेपन का कार्य ये शरीर में करता है, मतलब शरीर को बढ़कत बनाता है, शरीर की पुष्टि करने का काम करता है, और मेद धातु का पोषण भी करने का ये काम करता है। ठीक है, लेपन का मतलब अवयव को झाँक कर रखना, कवर करके रखना, ये है। ओके, अस्थि मांस धातु को बढ़कट बनाने का काम करता है, मांस धातु अस्थि को बढ़कट बनाने का भी काम करता है। ओके, शरीर का धारण करता है, शरीर का रक्षण करने का काम करता है, अवयव को प्राकृत स्थिति में कायम करने का काम भी ये करता है। ओके, मांस धातु का क्षय एवं वृद्धि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गुड। सो दिख गया आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया, मतलब आपको ध्यान से देखना ही। तो मांस गंडावृत ग्रंथि गंडोरधर विद्रिता कुष्ठादि मांस च। ठीक है, मतलब अगर मांस की वृद्धि होगी, मांस शरीर में बढ़ गया तो क्या होगा, तो यहाँ पर इनका ये बोलना है कि मांस की वृद्धि हो गई तो क्या होगा, कि गलगंड होगा, हमको सबसे पहले गंडमाला होगा, अबुर्द होगा, ग्रंथि होगा, ऊर की वृद्धि होगी, उदर की वृद्धि होगी, मतलब पेट बढ़ जाएगा,
फिर थाई के मसल्स बढ़ जाएंगे, कंठ तालु जीवा इसमें मांस बढ़ जाएगा। ओके, उसके बाद मांस का क्षय हुआ तो मांसे अक्षग्लानि कंठ स्पीक सुषुप्ता संधि वेदना, मतलब अक्षग्लानि होगा सबसे पहले तो, ठीक है। अक्षग्लानि मतलब शरीर में का बल कम हो जाएगा, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय की कार्य क्षमता कम हो जाएगी। गंड स्पीक सुषुप्ता मतलब गंड चीक स्पीक एवं अवयव के मांसपेशियों का आकार क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, मांस की वृद्धि क्षय हो रहा है ना, मांस कम हो रहा है बॉडी में से। संधि में वेदना होगी, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, मांस क्षय की वजह से संधि में हलचल करने में थोड़ी तकलीफ जाएगी। मांस सार्था एज ए सेड टू यू, मैं ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता देता हूँ आपको स्पेसिफिकली, प्रैक्टिकल के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा मेद। हम मेद धातु की तो उत्पत्ति की बात कर लेते हैं, तो बधे मेदयति बधे मेदायश्च सफ भासेट मेदयति तच्च मेदश्च मेदस्थिति, मतलब शरीर का स्नेहन करने देने वाला, लवचिकता प्रदान करने वाला। लवचिकता मतलब क्या होता है, तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करके देने वाला, शरीर का रक्षण करके देने वाला धातु जो होता है वो मेद धातु ये होता है। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम, मेदयति स्नेहयति अनेन इति मेदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेद की निरुक्ति हो गई। जो धातु की वजह से शरीर का स्नेहन होता है उस धातु को हम मेद धातु ऐसे बोलते हैं। पर्याय नाम क्या है इसके, तो मासज, मतलब मेद धातु से उत्पत्ति हुई है इसलिए मासोतेज, मासज मासतेज ये हो गया। और अस्थिकृत मतलब मेद के बाद अस्थि बनती है इसलिए अस्थिकृत। वपा वसा मतलब स्निग्धता के वजह से ये इसके नाम गिरे हैं। पंचभौतिक संगठन जल एवं पृथ्वी है इसका। चरक संहिता के अनुसार मेद का जो पांचभौतिक संगठन है तो वो जल महाभूत से प्रधान है। मेद धातु का स्वरूप कैसा है, द्रव्य स्निग्ध मृदु गुरु स्थिर एवं लक्षण ऐसा है। मेदवाह स्रोतस व्रक वपाह वहन, चरक के अनुसार कटी व्रक, सुश्रुत के अनुसार अंजलि प्रमाण, इसका 2 बताया हुआ है। मेद की निर्मिति कैसी होती है, तो वही आपने हमेशा याद रखना है कि मेद पोषक अंश रहता है आहार में, उससे मेद धातु अग्नि बनती है और इसकी प्रक्रिया होती है। उसके बाद स्थायी मेद धातु की उत्पत्ति होती है। उसके बाद मेद धातु का पोषण का उद्देश्य क्या है, तो मेद धातु जो झीज रहती है शरीर की, जो शरीर का ये रहता है सब क्या बोलते हैं उसको, अपना जो भी उसका झीज होती है, जितना भी झीज आपको समझता है कि झीज, मेरे को हिंदी में वर्ड नहीं समझ में आ रहा है झीज का, तो जो भी ये रहता है ना, जो भी हमारे शरीर का ये होता है, एक्सर्शन होता है, इंग्लिश में एक्सर्शन बोलता है, वो ये कंट्रोल करता है। उसके बाद मेद धातु शरीर में इकट्ठा होता रहता है। ओके, मतलब इन शॉर्ट मेद धातु मतलब एडिपोज टिश्यू होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न से कोरिलेट करें तो। मेद धातु पोषण अवश्य घटक मेद धातु पोषक अंश रहता है। मेद व स्रोत साम्य अवस्था में होने चाहिए और मेद धातु अग्नि साम्य अवस्था में रहने चाहिए, तब मेद धातु ये बनता है हमारा। ओके, उसके बाद त्रिधा परिमाण देख लिया जाए तो स्थायी एवं पोष्य मेद धातु की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले मेद धातु से श्वेत की उत्पत्ति होती है, ये उपधातु है मेद का। ओके, और साथ ही साथ अस्थि पोषक अंश की निर्मिति भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, मेद धातु का काल, जब मैंने समझो दो धातु साम्य अवस्था में रहे और मैंने आहार आज लिया तो 15वें दिन पर मेद धातु की उत्पत्ति यहाँ पर होगी। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम मेद धातु का उपधातु क्या है, तो स्नायु ये मेद धातु का उपधातु है। एवं मेद धातु का मल क्या है, तो स्वेद है। ओके, उसके बाद मेद धातु का कार्य क्या है, तो शरीर में स्नेहन करना ये इसका कार्य है। और दृढ़त्व प्रदान करना, दृढ़त्व मतलब अस्थि का पोषण करना और दृढ़त्व ये इसका कार्य है। अब स्नेहन करना मतलब क्या होता है कि शरीर में स्निग्धता प्रोवाइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना, और ये सब काम किसके हैं, तो ये सब काम हमारे मेद के हैं। ओके, स्वेदन का कार्य ऊष्मा की निर्मित करना एवं ऊष्मा को नियंत्रण में करना, ये भी इसका काम है। दृढ़ता देना मतलब ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना एवं शरीर को बड़कड़ बनाने का काम है। मेद धातु पोषण व्यवस्थित अगर अच्छे से हुआ तो उसके बाद ही हमारे पास अस्थि को क्या जाएगा, पोषण जाएगा। मेद धातु वृद्धिश है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चल, मेद धातु की वृद्धि तद मेदस्तता श्रमम अल्पी अपि चेष्टता श्वास स्पीकस्तनोदर लंबनम, मतलब मेद वृद्धि की वजह से क्या होता, तो ज़्यादा श्रम, थोड़ा भी श्रम किया हमने तो हमको ऊर प्रदेश में मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता, दम लग जाता है बहुत जल्दी। स्पीक स्तन
और लंबोदरम ये इसकी वृद्धि हो जाती है। स्पीक जो है हमारा स्पीक प्रदेश, ठीक है, स्तन प्रदेश और उदर प्रदेश, यहाँ पर क्या हो जाता, ये जो रहता है वो उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। स्पीक तो आपको पता ही होगा, स्तन भी आपको पता ही होगा, और उदर मतलब ये भी आपको पता ही होगा। उदर आपको ये बोल नहीं सकता मैं ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज। ओके गुड। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, मेद का क्षय हुआ तो क्या होगा, तो मेद का क्षय हुआ तो मेदसी स्वप्न कट्या प्लीहा वृद्धि कृशांगता, मतलब कटी स्वाहा प्लीहा की वृद्धि कृशांगता ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कटी स्वाप मतलब कटी प्रदेश में मेदो वह स्रोतस का मूल स्थान है, और उस वजह से कंबर प्रदेश में क्या होगा, दुर्बलता निर्माण हो जाएगी। ओके, प्लीहा वृद्धि मतलब प्लीहा की पाल्पेबल स्प्लीन देखने को मिल सकती है हमको। पाल्पेट करके हमने स्प्लीन को देखा तो जो प्लीहा रहेगी, स्प्लीन रहेगी, वो हमारी बढ़ जाएगी। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम कि मेद सारता, एज आई सेड टू यू, सारता हम इस वीडियो में नहीं देखने वाले हैं। ओके, मेरे को बोलना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में वो मतलब जब आपके प्रैक्टिकल चालू रहेंगे तब सारता बोल के एक टॉपिक स्पेसिफिकली पढ़ा दूंगा। ओके, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, अस्थि देख लेते हैं हम। अस्थि धातु तो उत्पत्ति क्या है, न असते असकठिन, मतलब जो हमेशा टिक के रहता है उसको हम अस्थि धातु ऐसे बोलते हैं, मतलब जो बहुत समय तक मरने के बाद भी टिक कर रहता है, उस धातु को अस्थि धातु ऐसा कहा गया है। अस्तु धातु की निर्मित, अस्थि धातु के पर्याय देख लिए हमने, तो कीकस कुल्य मेदोज मेदो तेज सार कर कर, ये मेरे को एक सांस में याद था। कीकस कुल्य मतलब मृत्यु के बाद भी जो सबसे लास्ट में खत्म होता है उसको हम, इसलिए इसको कीकस कुल्य बोला हुआ है। मेदोज और मेदोतोज इसलिए क्योंकि ये मेद के बाद बनने वाला धातु है। सार कर मतलब बहुत ज़्यादा बड़कट रहता है, ये बहुत ज़्यादा शक्ति रहती है इसमें, इसलिए ठीक है। टूटती है क्या हड्डियाँ हमारी, जल्दी नहीं टूटती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बड़कट धातु भी बोला हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग धातु भी बोला हुआ है। अस्थि धातु का स्थान क्या है, तो सर्व शरीर में अस्थि देखने को मिलती है, देखने को मिलती है कि नहीं, गुड। उसके बाद अस्थिवा स्रोतस, उसके बाद अस्थिधरा कला, ठीक है। पुरुष धरा कला जो है वही अस्थिधरा कला है, ऐसा बोला गया हुआ है यहाँ पर। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम, हाँ एक मिनट, हाँ चलो, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। पांच भौतिक संगठन और पृथ्वी और वायु का अधिक्य इसमें देखने को मिलता है। गुण इसके स्थूल स्थिर सार कठिन और साथ ही साथ खर वृक्ष एवं सचित्रता इसमें देखने को मिलती है। अस्थिवा स्रोतस मेद धातु और जगन अस्थि बोला हुआ है, जगन अस्थि मतलब पेल्विक बोन में, ठीक है। अस्थि धातु की उत्पत्ति, तो अस्थि पोषक अंश रहता है, अस्थि धातु अग्नि उस पर क्रिया करती है, मतलब अस्थि धातु पोषक अंश मतलब जो हम खाना खाते हैं ना उसमें अस्थि धातु का कुछ अंश होता है, उस वजह से मतलब न्यूट्रिएंट रहते हैं अस्थि धातु के, उस पर फिर अस्थि धातु अग्नि क्या करती है, कार्य करती है, और वो कार्य करने के बाद उससे क्या क्या बनता है, तो स्थायी अस्थि धातु मल बनता है, और साथ ही साथ क्या बनता है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मज्जा पोषक अंश बनता है। अस्थि धातु का उपधातु तो दंत है, अस्थि धातु का मल रोम एवं नख है। अस्थि धातु का कार्य देख ले हम, तो धारण मतलब धारण करने का काम करती है शरीर को, और मज्जा की पुष्टि भी करने का काम करती है। शरीर को आधार देने का काम, शरीर को ताट रखने का काम, स्थिति में रखने का काम मज्जा धातु का पोषण करने का काम अस्थि धातु करता है यहाँ पर, ठीक है। और हलचल जो होती है वो भी मांस धातु और अस्थि धातु की वजह से होती है शरीर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड टू यू, देखो अस्थि का क्षय आया और वृद्धि आई तो ध्यान देना है। अस्थि अदस्थि अधिदंतांश ये हो गई उसकी वृद्धि। शरीर में अस्थि धातु ज़्यादा है, ये किस चीज़ पे समझ में आएगा, तो अस्थि रहेगी, अति दंतांश देखने को मिलेंगे हमको, ज़्यादा एक्स्ट्रा बोन्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ दंत जो रहेंगे हमारे दांत जो रहेंगे वो भी एक्स्ट्रा देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अस्थानी अस्थितोन सदन दंत नख दिशु, मतलब अगर अस्थि का क्षय हो गया, बॉडी में अस्थि कम हो गई, मतलब अस्थि का क्षय हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा कि अस्थि में वेदना होगी, दांत एवं नख टूटने लगेंगे, उसमें रुक्षता रहेगी, केस त्वचा पे के लोम गलने लगेंगे, और थकवा बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब टायर्डनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ओके, बात कर लेते हैं मज्जा धातु की, तो निरुक्ति क्या है इसकी, मज्जानी अस्थिषु इति वाह पोषण प्लीहन क्लेदन। मज्जा धातु को बुढ़े हुआ धातु अस्थि में ऐसा बोला जाता है, पोषण प्लीहन क्लेदन करने का काम ये करता है। पोषण देना मतलब पोषण देना पता होगा आपको, प्लीहन करना मतलब प्लीहन देने का काम करता है, और क्लेदन करने का काम करता है। ओके, पर्याय क्या है इसके, तो अस्थि स्नेह, अस्थि संभव, शुक्र कर, विभंजन और सार,
देखो अस्थि स्नेह किस वजह से, तो अस्थि के बाद उत्पन्न होता है। शुक्र कर मतलब शुक्र को उत्पन्न, शुक्र इसके जो मज्जा धातु है, तो वो मज्जा धातु के बाद शुक्र धातु बनता है। विभजन मतलब बूढ़ा हुआ, मतलब डूबा हुआ। ओके, सार मतलब जो पोकड़ी है, जो भी वाइड स्पेसेस है वो भरने का काम ये करता है। मज्जा धातु का स्थान क्या है, तो मज्जा व स्त्रोतस, मज्जा धरा कला और सर्व अस्थि में ये देखने को मिलता है। पांच भौतिक संगठन, तो जल का पांच भौतिक संगठन इसमें देखने को मिलता है, अधिक देखने को मिलता है पांच भौतिक संगठन में। गुण क्या है इसमें, तो स्निग्ध द्रव्य, शीत, ऐसे गुण इसमें देखने को मिलते हैं। स्त्रोतस इसके अस्थि एवं संधि, ये इसके स्त्रोतस हो गए हमारे। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम कि मज्जा का उपधातु क्या है, तो केश ये है। मज्जा का मल, अक्षी, बीट, त्वक, स्नेह ये है। ठीक है, मज्जा का अंजलि प्रमाण एक है। उसके बाद की बात कर लेते हैं मज्जा धातु की उत्पत्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो क्या है। तो मज्जा पोषक अंश, मज्जा धातु अग्नि से स्थायु मज्जा धातु बनता है। ओके, ये हो गया मज्जा धातु की उत्पत्ति। अब त्रिधा परिमाण में बात कर ले तो स्थायी मज्जा धातु की उत्पत्ति होती है, मज्जा मल की उत्पत्ति होती है और सूक्ष्म शुक्र पोषक की निर्मित यहाँ पर होती है। ठीक है, खाना खाने के बाद 25वें दिन पर इसकी उत्पत्ति होती है। आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, उसके बाद मज्जा धातु की कार्य क्या है, तो स्नेहन पूर्ण करना, मतलब भरना, वाइट स्पेसेस को भरना, ये इसका क्या है, मुख्य कार्य है, श्रेष्ठ कर्म है इसका। ओके, अस्थि पूरण का कार्य है इसका, अस्थि को भरने का काम, स्नेहन का काम, बोन मैरो से रिलेट करो मज्जा धातु को, बल देने का काम और शुक्र पोषण का काम इसका होता है। मज्जा की क्षय क्या है, मतलब वृद्धि क्या है इसकी, मज्जा बढ़ गई शरीर में तो क्या होगा, मज्जा नेत्रांग गौरव पूर्व सुस्थूल मुर्यानी कुरिया, तो कुछ शरीर रुचिष्ट, मतलब आंग जो है आपका वो जड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, जड़, मतलब भारीपना होगा। नेत्र गौरव मतलब जो आँखें रहेगी अपनी वो उसमें जड़पना आएगा। पूर्व संधिवर स्थूल मतलब आकार का बढ़ जाएगा पूर्व संधि पर। क्षय हुआ तो क्या होगा, अस्ताना मज्जानी शौशीर्य भ्रमस्ति मीर दर्शनम। ठीक है, शौशीर्य मतलब पोकला, जो पोकलपना है शरीर में वो बहुत ज़्यादा रह जाएगा। अस्थि का क्षय होगा, भ्रम मतलब चक्कर आएंगे, तिमिर होगा मतलब आँखों के सामने अंधेरा हो जाएगा। शुक्र क्षय मतलब शुक्र की कमी शरीर में देखने को मिल सकती है। लेते हैं हम शुक्र धातु की, तो शुक्र धातु की उत्पत्ति क्या है, तो न शुचरक मज्जा च धातु भेद शुक्र स्पति कारणम स्वरूप बाप्रु उक्त यथा रसातो तो यशो मासमता प्रजायते, मतलब सारे शरीर में ये प्रेजेंट होता है और सर्व उत्कृष्ट ऐसा ये धातु हमको बोला गया हुआ है। ओके, ये होगी उसकी निरुक्ति। उसके बाद बात कर लेते हैं हम शुक्र के पर्याय की, तो शुक्र अक्षय, निर्मल, मज्जा, संभव, आनंद प्रभव, वीर्य, रेतस, तेज, पुरुषत्व, पुरुषम। ठीक है, बहुत सारे इसके पर्याय आप और भी लिख सकते हो, 15-20 पर्याय के ऊपर पर्याय इसके देखने को मिलते हैं। शुक्र धातु का स्थान कहाँ पर है, तो सबसे पहली चीज शुक्रवास तुर्तस में, शुक्र धरा कला में और सर्व शरीर में। ओके, पांचभौतिक संगठन, तो शुक्र यह पानी, शुक्र में पानी महाभूत का आधिक्य, जल महाभूत का आधिक्य देखने को मिलता है। शुक्र का गुण एवं स्वरूप कैसा है, तो ये देखो श्लोक है, क्रिया शरीर में का उठाया हुआ, तो स्फटिका भाम द्रव्य स्निग्ध मधुर मधुराग्नि छ शुक्रमचिति किंचितु तेलो शोधर्मिना तथे, मतलब इसका मतलब क्या है, जो शुक्र धातु है वो स्फटिका भाम मतलब एकदम सफेद रहता है, द्रव्य रहता है, स्निग्ध रहता है, मधुर रहता है। ओके, उसके बाद शुक्र ये तेल के प्रमाण एकदम चिपचिपा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया उसके स्वरूप, नहीं ये हो गया उसका गुण। और साथ ही साथ दूसरा भी एक श्लोक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, स्निग्ध गण पिच्छिल च मधुर च अवदादि रेतस च विजयनाति श्वेत स्फटिका भाम सानिभ्य, जो अभी बोला हुआ है मैंने वही इसका मतलब है। उसके बाद शुक्र धातु का रस मैंने मधुर बोला हुआ है आपको, वर्ण इसका स्फटिक के जैसे एकदम चमकदार और एकदम पतला होता है, घृत के जैसा। स्वरूप इसका सौम्य है। ओके, शुक्रवाह स्रोतस का मूल स्थान, वशन शेफ किसने बताया हुआ है, आचार्य चरक ने, स्तन वर्षण सुश्रुत ने बताया हुआ है। और शुक्र धातु की उत्पत्ति केदारकुल्य न्याय के हिसाब से कैसी होती है, तो शुक्र धातु पोषक अंश रहता है, शुक्र धातु अग्नि उस पर कार्य करती है, उससे शुक्र धातु बनता है। खले कौपत न्याय के हिसाब से जैसे दूधामुळे लगे शुक्र धातु की उत्पत्ति, मतलब दूध पीने के वजह से बहुत जल्दी इसकी क्या हो जाती है, लगे ही एकदम क्षण में इसकी क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, शुक्र धातु का उपधातु ओज बताया हुआ है शारंगधर ने, याद रखना है आपको।
ओके। शुक्र धातु का मल, इसका कोई मल नहीं है। ओके। उसके बाद शुक्र धातु का अंजलि प्रमाण, तो आधा ऐसा इसका अंजलि प्रमाण है। इसका मूल कार्य क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, तो गर्भ उत्पाद करना, मतलब पता होगा आपको, मैं बोल नहीं सकता आपको। ओके। शुक्र शोणित जीव संयोग च खलु संगते गर्भ इति संज्ञा भवंती। ठीक है, ये हमने कहाँ पर देखा था, शुक्र शोणितम, जब शुक्र एवं शोणित का संयोग होता है, शुक्र मतलब मेल स्पर्म, शोणित मतलब फीमेल ओव, तो इनका जब मिलन होता है, संयोग होता है, तब गर्भ बनता है। ओके, फीटस बनता है, ऐसा बोलना है इनका। ठीक है, इसमें इसके वजह से क्या होता है, शुक्र धातु क्या क्या कार्य करता है, धैर्य, ठीक है, धैर्य देने का काम करता है। ओके, साथ ही साथ स्त्री बद्दल आकर्षण, मतलब लड़की बद्दल आकर्षण। ओके, बल देने का काम, गर्भ उत्पादन का काम, ये सब ये करता है। उसके बाद शुक्र क्षय वृद्धि, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, वृद्धि मतलब बढ़ गया, स्त्री तो बढ़ गया स्पर्म, तो क्या होगा, शुक्र बढ़ गया तो क्या होगा, तीसरी कामता वृद्ध शुक्रम शुक्राश्मरपी, मतलब जो संभोग इच्छा है वो बढ़ जाएगी। शुक्राश्मरपी मतलब सीमिनल कैलकलाय हमको देखने को मिल सकता है, और संभोग इच्छा जो है वो बढ़ जाती है हमारी, ये होगी वृद्धि। क्षय शुक्रे शिरात प्रसिच्चे तो शुक्र शोणितमेव वा तो दो अत्यर्थ वर्षण योमेंद्र गुमानते व चह, मतलब शुक्र अगर बढ़ गया तो वृषण एवं इंद्र प्रदेश में हमको क्या होगी, वेदना होगी। वृषण मतलब टेस्टिस, ओके, और मेड्र मतलब पेनिस, यहाँ पर आपको क्या होगी, वेदना होगी। शुक्र के साथ साथ रक्त बाहर गिर सकता है, और साथ ही साथ शुक्र निष्क्रमण में टाइम लग सकता है, मतलब इजैकुलेशन में। ओके, सो ये सब क्या है, इसकी वृद्धि हो सकती है, क्षय हो सकता है हमारा। ठीक है, क्षय होने पे ये लक्षण देखने को मिलते आई एम सो सॉरी। ठीक है, सो ये हमको देखने को मिल सकते हैं। ओके, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, ओज। ना बात कर लेते हैं हम ओज की, तो उत्पत्ति क्या है इसकी, उपजे बल बलोच्च। ठीक है, मतलब ओज शरीर में बल निर्माण करने वाला घटक है। ओज की नियुक्ति क्या है, तो देखो सिंपल बता रहा हूँ आपको मैं, सिंपल ही आप ध्यान में रखो। तो ओज सर्वधातु सार स्वरूपम, मतलब ओज यह सर्व धातु का सार स्वरूप है, मतलब जो सब धातु का सार निकल के आता है, ये इसका क्या है, तो उत्तम सार से ओज की निर्मित होती है। मतलब जो धातु बने हैं हमारे आहार के वजह से, उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, उसमें से जो सार भाग निकला है, सबसे बेस्ट चीज़ें निकली है धातुओं में से, उस वजह से ओज की निर्मित यहाँ पर होती है। ओज का स्थान, तो ओज का प्रमुख स्थान बहुत सारे आचार्यों ने हृदय बताया हुआ है, एवं वो सर्व शरीर में सतत वहन करते रहता है। ओज का स्वरूप कैसा है, तो ओज का वर्ण किंचित लाल एवं पीला है। ठीक है, उसका स्वरूप घृत के जैसा है, रस उसका मधुर रस है, और गंध उसका लाज गंधी जैसा है। किसके जैसा है, लाजा गंधी जैसा है। ओज के गुण, गुरु है वो, शीत है, मृदु है, लक्षण है, बल है, मधुर है और स्थिर है, प्रसन्न पिश्चिल है वो, ठीक है, स्निग्ध है। ये ओज के 10 गुण हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, श्लोक ही है, श्लोक याद कर लिया तो सारे गुण याद हो जाएंगे। तो श्लोक क्या है, गुरु शीत मृदु लक्षण बहल मधुर स्थिरम प्रसन्न पिश्चिल स्निग्धम ओजो 10 गुणम स्मृतम। ओके, ओज का कार्य क्या है, तो तत्र बलेन स्थिर उपचित मासता अप्रतीकात स्वर्ण वर्ण प्रसादो आत्मकार्य भवंती, मतलब शरीर में जो भी एक्सर्शन होता है उसको कम करने का काम करता है, मांस धातु का उपचय करता है, मतलब एनाबॉलिज्म करता है, स्थिरता प्राप्त कराता है, मानसिक विचार में स्थिरता देता है, स्वर्ण वर्ण को प्रसन्न करता है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के जो कार्य रहते हैं वो योग्य प्रकार से गढ़ा के लाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको 5 मार्क के लिए ऐसे क्यों बन सकता है। सो आपको ये ध्यान से देखना है कि ओज के प्रकार कितने हैं। तो ओज के 2 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार पर ओज और अपर ओज। सो पर ओज क्या है, तो हृदय में का जो ओज है उसको पर ओज ऐसे बोला गया हुआ है। यही ओज को हम अष्टबिंदु के इसका प्रमाण होता है। पर ओज का नाश हो गया मतलब पर ओज खत्म हो गया गलती से, तो क्या हो सकता है, तो नाश होने की वजह से हमारा मृत्यु हो सकता है। ओके, समझ में आया। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम अपर ओज की। तो ये सर्व शरीर में रहता है, उसको हम अपर ओज बोलते हैं। अपर ओज यह इसका प्रमाण अर्ध अंजलि ऐसा है। अपर ओज का श्लेषिक ओज भी ऐसा बोला गया हुआ है। ओज व्याप्त लक्षण, मतलब
ओज ये धातु के साथ संयोग हो गया, इसका ओज धातु के साथ मिल गया, तब क्या होगा, तब कौन सी लक्षण देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छे से समझाया गया हुआ है श्लोक में। तो शब्द गिरु गात्रता वात शोको वर्ण भेदो ग्लानि निंद्रा स्तंद्रा व्यापते, क्या होगा देख लेते हैं हम। स्तब्ध गुरु गात्रता मतलब शरीर जो है वो जड़ हो जाएगा, शरीर स्पेसिफिकली पैर रहेंगे ना हमारे, वहाँ पर वात का शोध हो जाएगा। वर्ण भेद मतलब वर्ण जो है हमारा, जो कलराइजेशन है वो निस्तेज हो जाएगा, मतलब जो कांति है हमारी वो कम हो जाएगी। ग्लानि होगी मतलब आनंद नहीं रहेगा हमारे जीवन में। तंद्रा होगी मतलब ज्ञानेंद्रिय जो है हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय, उनका विषय करने में असमर्थ रहेगी। और निंद्रा मतलब हमेशा नींद आएगी। ये तो मेरा ही लक्षण बता रहे हैं, इसका मतलब मेरे में ओज कम हो गया है। ओके, ओज विस्तृत लक्षण मतलब संधि, ओज पे अगर आघात हुआ तो क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितना भी बता रहा हूँ ओज के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओज से आपको 10 मार्क बन सकते हैं इस साल, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। पिछले साल क्वेश्चन नहीं बना था ओज से अच्छा, तो ये साल बन सकता है। ओके, तो संधि, इसलिए मैं ओज को इतना ध्यान दे रहा हूँ। ओके, सो संधि विश्लेषण गात्रना सदन दोष चेवन क्रियस निषरोधश विस्तृसे, इसका मतलब क्या होता है, तो संधि विश्लेषण मतलब संधि में की ताकत कम हो जाएगी और संधि जो है वो गल जाएगी। गात्र सदन मतलब पूरा आंग गल जाएगा हमारा। दोष विचयन मतलब दोष, ओज में दोष जो रहेंगे हमारे वो शरीर के बाहर निकलना चालू हो गए धातु के जरिए। क्रियास निरोध मतलब जो क्रिया करते, जो क्रिया है हमारे शरीर की, जैसे पचन हो गया, श्वसन प्रक्रिया हो गई, एवं जितने भी हो गए, डाइजेशन हो गया, पचन हो गया, जितने भी क्रिया हो गई वो क्या हो जाएंगे, इसमें अर्थड़ा निर्माण होगा। ठीक है, ओज का क्षय क्या है, तो विबतति दुर्बोषिन धायति विधेय तेन्द्रिय दृश्यान द्रुमोना वृक्ष सामच्य एवं ओजस क्षय, मतलब मनुष्य जो है वो क्या होगा, ओज का क्षय हो गया, ओज कम हो गया शरीर में, सो क्या होगा, मनुष्य जो है वो दुर्बल एवं उसको डर लगने लगेगा बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ से भितरा हो जाएगा वो। ओके, उसके बाद मनुष्य सतत चिंता करने लगेगा, मनुष्य की जो ज्ञानेंद्रिय है वो अकार्यक्षम हो जाएगी, मनोबल कम होगा मतलब मोटिवेशन कम रहेगा हमेशा, धातु स्नेह कम हो जाएगा और सर्व शरीर अवयव रुक्ष हो जाएगी। ओके, ये था हमारा क्षय। ओके, सो यहाँ पर हमारा ओज खत्म होता है। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, आश्रय आश्रय संबंध। आश्रय आश्रय संबंध बहुत छोटा टॉपिक है, इसको एमसीक्यूज में ही पूछा जाएगा, एससीक्यू में भी नहीं आ सकता है, ऐसा मेरा प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है आ जाए, लेकिन क्वेश्चन बनेगा तो नहीं यहाँ से एससीक्यू से, बहुत छोटा टॉपिक है। चलो देख लेते हैं हम, व्याख्या क्या है इसकी, तो दोष धातु मल, इनका पांच भौतिक संबंध के वजह से जो दोष धातु मल, इसमें का आश्रय आश्रय संबंध होता है, मतलब रिलेशन क्या है दोष धातु मल में, किसके वजह से, पांच भौतिक संगठन के वजह से, पांच भौतिक के सादर्भ के वजह से, वो इस वीडियो में देखना है, मतलब इस टॉपिक में पढ़ना है। तो तत्रा, ये देखो एक ही श्लोक है, ये एक श्लोक याद कर लिया, पूरा के पूरा यहाँ पर हमारा ये खत्म हो गया, आश्रय आश्रय संबंध खत्म हो गया। तो देख लेते हैं हम, तत्रा स्थानी स्थितो वायु पित्ततु स्वेद रक्तयो श्लेष्मा शेषुनु तेन एषम आश्रय आश्रयेना मिथ, मतलब जो ऊपर का जो सूत्र है, ये जो श्लोक है उसमें क्या बताया हुआ है, तो इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया तो ये चैप्टर खत्म। मतलब जो भी दोष है वो दोष का आश्रय आश्रय संबंध कैसा है, तो जो वात दोष है उसका आश्रय आश्रय संबंध अस्थि के साथ है, इतना याद रखो पहले। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। पित्त दोष का रक्त एवं श्वेत के साथ है, कफ दोष का रस मांस मेद मज्जा शुक्र मूत्र और पुरुष के साथ है। याद रहेगा आपको, सिर्फ दो चीज़ें याद करो कि वात दोष का अस्थि के साथ, पित्त दोष का रक्त एवं श्वेत के साथ, इतना याद रखिए आपने। बाकी का मैं समझा देता हूँ। दोष का, अब ये जो है ना, ये पांच भौतिक संगठन, इस पे से समझ में आएगा आपको कि वात दोष का वायु और आकाश से संगठन है, ठीक है, पित्त दोष का अग्नि से और कफ दोष का जल पृथ्वी से है, ठीक है। धातु एवं महाभूत का संबंध, रस धातु जल, रक्त तेज प्लस जल, मांस पृथ्वी, मेद पृथ्वी प्लस जल, अस्थि पृथ्वी प्लस वायु, मज्जा जल प्लस शुक्र, यह है। मल का, त्रिमल का क्या है, तो मूत्र का क्या है, जल अग्नि, पुरुष का पृथ्वी, श्वेत का जल, ठीक है। अब ये जो आश्रय आश्रय संबंध का महत्व क्या है वो देखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से कंसेप्चुअल क्लियरिटी आएगी, ठीक है। सो अगर ये जो आश्रय आश्रय संबंध याद किया था हमने, वात का किसके साथ है, अस्थि के साथ है, ठीक है। रक्त का पित्त का किसके साथ है, रक्त एवं श्वेत के साथ है। तो देखो ध्यान रखो, अब यहाँ से जो चीज़ बोल रहा हूँ वो समझो। अगर रक्त का क्षय हुआ, मतलब रक्त कम हुआ, तो ऑटोमेटिकली, एकदम ऑटोमेटिकली यहाँ पर रक्त पित्त का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा।
स्वेद का क्षय हुआ तो यहाँ पर पित्त का क्षय हो जाएगा। ये आश्रय आश्रय संबंध है। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे अस्थि का क्षय हुआ तो ऑटोमेटिकली वात का क्षय हो जाएगा, क्योंकि ये आश्रय आश्रय संबंध है, कोरिलेशन है इनका। ठीक है, समझ में आ गया? यही इस चैप्टर में बताना था। तो ये चिकित्सा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है हमारे। ठीक है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि भाई वात का अगर क्षय हो रहा है तो अस्थि का भी क्षय होगा, वात का अगर क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है तो इसकी भी वृद्धि हो जाएगी, इसकी अस्थि की। तो यही था ये आश्रय आश्रय संबंध में। ओके, इसके बाद का हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा। किसी देरी के हम उपधातु स्टार्ट करते हैं तो व्याख्या क्या है इसकी? तो धातु बीच उपजायते इति उपधातुआ, मतलब धातु से जो उत्पन्न होने वाला घटक है उसको हम उपधातु ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर धातु है और इसके उपधातु है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपको 2 एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं, या फिर 1 एमसीक्यूज तो आपको फिक्स आ ही जाएगा। तो रस का उपधातु क्या है? तो स्तन्य एवं रज, रक्त का कंडरा सीरा, मांस का वसा, त्वचा, मेद का स्नायु, मेद का स्वेद, अस्थि का दंत, मज्जा का केश, ओज का शुक्र का ओज। ये शारंगधर साहित्य के अनुसार है। ठीक है, मेद का, अस्थि का, मज्जा का और शुक्र का। ओके, शारंगधर ने बताया हुआ है। अब सेलेक्टेड उपधातु ही पढ़ने हमको वही देखने हैं। ठीक है, सो वो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्तन्य देख लेते हैं हम उपधातु में। तो स्तन्यता जातो इति स्तन्य, मतलब अपत्य पोषण के लिए स्त्री में जो स्तन्य उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्तन्य ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद की बात देख लेते हैं हम। उसके बाद की बात देख लेते हैं इसके पर्याय की। तो पर्याय क्या क्या? इसके पेय हो गया, दुग्ध हो गया, क्षीर हो गया, गोरस हो गया, ये इसके पर्याय है। उसके बाद स्तन्य का स्त्रोतस क्या है? तो स्त्री स्तन्य ही है, उसके स्त्रोतस देखने को मिलते हैं हमको। अंजलि प्रमाण इसका 2 है। कितना है इसका अंजलि प्रमाण? 2। ओके, याद रहेगा आपको। गुड। स्तन्य की उत्पत्ति कब होती है? तो प्रसूति के बाद, मतलब डिलीवरी के बाद इसकी उत्पत्ति होती है। ओके, उसके बाद स्तन्य का वर्ण कैसा है? तो सफ़ेद है, मतलब श्वेत है। ओके, उसके बाद आवश्यक दोष कौन सा है? तो व्यानवायु इसका आवश्यक दोष है। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। स्तन्यवाद धन्य कितने हैं? तो 2 स्तन्यवाद धन्य हमको देखने को मिलते हैं। ओके, उसके बाद स्तन्य का प्राकृत वर्ण स्वरूप कैसा है? तो रसात्मक है, ये लघु है, स्निग्ध गुण से बना हुआ है। ओके, उसके बाद स्तन्य की वृद्धि भी तो क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। तो स्तन्योपति महोरथ प्रवृत्ति तोदच्च, मतलब स्तन्य अगर शरीर में बढ़ जाता है तो क्या होगा? वही इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहला इफेक्ट हमको स्तन्य का आकार बढ़ जाएगा, सातत्य से हमेशा उसमें वेदना होते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके, स्तन्य का क्षय हुआ तो क्या होगा? तो स्तन्य क्षय स्तन्यो मनाता अल्पता वाह, मतलब प्रमाण कम हो जाएगा और जो समूल है वो नष्ट हो जाएगा, उसमें स्तन्य का क्षय देखने को मिलेगा। मतलब जो गोरस है, जो अपत्य पोषण के लिए इम्पोर्टेंट है, अपत्य मतलब समझता है ना, बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए, वो यहाँ पर कम हो जाएगा। स्तन्य का कार्य क्या है? तो जीवन ब्रहण स्नेहन मानुष्य पय, जीवन देने का काम, मतलब पोषण, प्रतिकार क्षमता देने का काम बालक को। ब्रहण मतलब बालक का धातु पोषण करने का काम। स्नेहन मतलब धातु को बड़कट एवं लवचिक, मतलब स्ट्रॉन्ग और साथ ही साथ उसको इलास्टिक बनाने का काम करता है ये चाइल्ड में। ठीक है, सो ये जो स्तन्य है वो चाइल्ड से रिलेटेड है, ये आपको भी पता है। दूषित स्तन्य, अगर वात दोष से उसकी दृष्टि होगी तो क्या होगा? स्तन्य पानी पे तरंगने लगेगा, बालक की मल प्रवृत्ति कम हो जाएगी, स्तन्य कषाय रस का देखने को मिलेगा। अगर पित्त दृष्टि होगी स्तन्य में तो पीला रेशा देखने को मिलेंगे पानी में। उसके बाद बालक में दाह निर्माण होगी, दाह मतलब तकलीफ होगी बालक को, अम्ल एवं कटु रस इसमें देखने को मिलेगा। कफ दुष्ट हो गया तो पानी में मिलाने के बाद वो तल के ऊपर चला जाएगा हमारा स्तन्य, और लवण सांद्र पिचिल ऐसा उसका क्या हो जाएगा? लवण और सांद्र ये उसका रस हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा पिच्छिल हो जाएगा। ठीक है, स्तन्य की परीक्षा हम 3 पद्धति से कर सकते हैं, प्रयोगशाला में, बालक में और माता में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? गुड। अब ये हमारा पॉइंट है मॉडर्न से रिलेटेड, तो यहीं पर मैं मॉडर्न भी बता देता हूँ आपको। तो लैक्टेशन, मिल्क सिक्रेशन होता है और मिल्क इजेक्शन होता है। ओके, तो मिल्क सिक्रेशन किससे होता है? लैक्टोजेनेसिस और गैलेक्टोजेनेसिस से। ओके, तो इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन प्रोलैक्टिन से होता है, और मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रेशन ये किससे होता है? तो मेंटेनेंस किससे होता है? तो पीएल हो गया, जीएच हो गया, थायरोक्सिन हो गया और कॉर्टिसोल से इसका मेंटेनेंस होता है। वेराज मिल्क इजेक्शन किसकी वजह से होता है? तो ये रिफ्लेक्स एक्शन आपने पढ़ी हुई है। मिल्क इजेक्शन किसकी वजह से होता है? तो जनरली ऑक्सीटोसिन से मिल्क इजेक्शन होता है यहाँ पर। ओके,
उसके बाद की बात कर लेते हैं हम आर्तव। हम आर्तव की, देखो आर्तव ऋतु भवंती इति आर्तवम, बहुत कम है इसका निरुक्ति और सिंपल भी है। तो दर महीने को जो उत्पन्न होता है गर्भ निर्मिति को, जो जिसकी जिम्मेदारी है गर्भ निर्मिति करने की, उस घटक को हम आर्तव बोलते हैं। ये क्या है? आर्तव इज नथिंग बट उपधातु ऑफ रक्त, है ना। ओके, उसके बाद वाक्य क्या है इसकी? रक्त लक्षणम आर्तवम गर्भ उच्च, मतलब स्त्री शरीर में गर्भ निर्मिति करने के लिए शरीर घटक जो होता है उसको आर्तव ऐसे बोला जाता है। ओके, उसके बाद पर्याय क्या है इसके? तो स्त्री है, शोणित है और रस है और स्त्री शुक्र है। ओके, आर्तव का पांचभौतिक संगठन तो तेज महाभूत, इसमें आधिक्य देखने को मिलता है। आर्तव का काल क्या है? तो एक महीने में आहार से बनता है ये। आर्तव के स्रोतस गर्भाशय है, आर्तव वाहिनी धमनी, चरक के अनुसार, चरक ने इसके स्रोतस नहीं बोले हुए, सुश्रुत ने बोले हुए। ओके, क्वेश्चन बन सकता है आपको। उसके बाद आर्तव का स्वरूप कैसा है? तो गुंजा फल स्वर्णम च पदामक सन्निभाम इंद्रगोपक्ष आर्तव शुद्धम एव च तत, मतलब यहाँ पर बोलना है गुंजा फल के जैसे एकदम लाल, इंद्रगोप कीड़े के जैसे लाल, ये हमको देखने को मिलता है। दुष्ट आर्तव कैसे हो सकता है? कि अगर समझो दुष्ट आर्तव कैसे, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कैसे दुष्ट हो सकती है, मतलब उसमें प्रकोप कैसे हो सकता है। लिटरली इसका मतलब है कि उसके अगर वात से वो दूषित हो गई, दूषित समझता है ना आपको, तो क्या होगा? पित्त से दूषित होगी तो क्या होगा, ये इनका बोलना है। तो अगर वो वात से दूषित हुई तो आर्तव का रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा और रक्तस्राव अनियमित हो जाएगा और वेदनादायक रहेगा वो। ओके, उसके बाद पित्त दूषित हो गया तो आर्तव स्राव बहुत ज़्यादा प्रमाण में होगा, दाह निर्माण होगी, ब्रह्म निर्माण होगा और मुख जो है वो शोष हो जाएगा। वैराज कफ से दूषित हो गया तो पिच्छित हो जाएगा, स्वरूप उसका शैत्य होने लगेगा और गौरव लक्षण, मतलब आंग बहुत ज़्यादा हमारा भारी होने लगेगा। उसके बाद रक्त से दूषित हो गया तो फॉल्स स्पेल आएगी उसमें, जिसको हम कूपन गंध बोलते हैं, और तीव्र रक्तस्राव होगा, मतलब बहुत ज़्यादा रक्तस्राव देखने को मिलेगा। आर्तव क्षय, आर्तव वृद्धि, अगर आर्तव वृद्धि हुई तो क्या क्या होगा? तो आर्तव आंग मर्दम अति प्रवृत्ति दुर्गंध च, मतलब अति प्रमाण में योनि मार्ग से रक्तस्राव होगा, रक्तस्राव की दुर्गंधी आने लगेगी और अंग गल जाएगा और थकवा बहुत ज़्यादा होने लगेगा हमको। थकवा मतलब हम बहुत ज़्यादा जल्दी फटीग हो जाएगा, फिजिकल फटीग देखने को मिलेगा आर्तव की अगर वृद्धि हो गई तो, मतलब जो मेंसेस है वो ज़्यादा आने लगे तो। आर्तव का क्षय हो गया तो क्या होगा? आर्तव क्षय यथोचित काल दर्शनम अल्पता योनि वेदना च, मतलब रज काल में अत्यंत कम प्रमाण से 4 दिन से कम का काल रक्तस्राव होगा, मतलब 4 दिन से कम क्या होगा? रक्तस्राव होगा। कब? मेंसेस में। ओके, उसके बाद रज प्रवृत्ति अनियमित हो जाएगी। रज प्रवृत्ति अनियमित मतलब पीरियड्स जो रहेंगे वो अनियमित हो जाएंगे। रज प्रवृत्ति के वजह से पेट में बहुत ज़्यादा दुखने लगेगा और योनि में वेदना होने लगेगी। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर लेते हैं हम, मॉडर्न के हिसाब से भी देख लेंगे इसको यहीं पर, ठीक है। सो मॉडर्न के हिसाब से बात कर ले हम तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? रिदमिक फंक्शन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ओके, पीरियड इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनार्च मतलब स्टार्ट आउट में, मेंसेस कब होता है? 12 से 15 साल के बीच में। मेनोपॉज मतलब एंड ऑफ मेंसेस 45 to 50 ईयर्स के बीच में। इसमें फेजेस देखने को मिलते हैं हमको अलग अलग, ओवेरियन फेजेस, यूट्राइन फेजेस, ठीक है। उसके बाद चेंजेस इन वजाइनल एंड सर्विक्स, ठीक है। सो जो ओवेरियन स्टेजेस है वो कौन से? फॉलिकुलर, ल्यूटियल, ओव्यूलेशन। ओके, जो यूट्राइन चेंजेस है वो मेंस्ट्रुएशन, प्लोरीफेडेटिव और सिक्रेटरी। ओके, और चेंजेस इन वजाइना, वजाइना में क्या चेंजेस आते हैं? तो सर्विक्स, और सर्विक्स में क्या होता है? तो प्रोलिफेरेटरी और सिक्रेटरी फेज होती है, और वजाइना में भी प्रोलिफेरेटरी और सिक्रेटरी फेज होती है। ये फेजेस है अलग अलग। उसके बाद हार्मोनल इन्वॉल्व इन रेगुलेशन, तो कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है रेगुलेशन में? तो हाइपोथैलेमिक, एक मिनट, हाँ, तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन से इन्वॉल्व है? तो GnRH हो गया हमारे पास, ट्रिगर FSH और LH। GnRH मतलब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर प्यूटिटरी से FSH जो फॉलिकल पे एक्ट करता, और LH जो ओव्यूलेशन पे एक्ट करता। ओवेरियन हार्मोन कौन से? तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये एकदम शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, आप इसको थोड़ा डिटेल कर लेना है, फेजेस को डिटेल में कर लेना है, और ये थोड़ा हार्मोन का रेगुलेशन भी डिटेल में आपने कर लेना है। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम। देखो त्वचा शरीर भी इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान दो इस पर। त्वचा गर्भ अवस्था में उत्पत्ति कब होती? तो त्वचा की उत्पत्ति, जैसे दूध देखा है आपने, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है दूध, ये देखो, जैसे दूध है ना, जैसे दूध हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद वो जैसे उसके ऊपर मलाई आती है, उसको साय बोलते हैं मराठी में,
जैसे मलाई आती है ना उसके ऊपर, वैसे ही जब शुक्र शोणित का संयोग होता है, जब शुक्र शोणित एक जगह पर आते हैं फिर स्पर्म और ओवम, तब वो जैसे दूध पे मलाई आती है ना, वैसे ही गर्भ की उत्पत्ति होती है, त्वचा की उत्पत्ति होती है गर्भ में। त्वचा के पर्याय क्या है? चर्म, कल्क, वकल्क, स्पर्शन और छादिनी, ये इसके पर्याय है। त्वचा के प्रकार चरक ने 6 बताए हुए, सुश्रुत ने और शारंगधर ने 7 थर बताए हुए। तो चरक संहिता के अनुसार देख ले हम, त्वचा के 6 प्रकार है। उदक धरा कला, जो सबसे बाहर की कला है, मतलब जो उदक धरा त्वचा, जो सबसे बाहर की त्वचा का लेयर है, जो धारण करती है तो शरीर को, उसको उदक धरा बोला हुआ है। और ये इसके जो डिसीजेस है वो कौन से तो सुरुक्त्या पड़ सकते हैं त्वचा पे, इस पे अगर आघात हुआ तो लवचिकता ये कम कर सकती है अगर इस पे आघात हुआ तो। अश्रुक धरा बोला हुआ है, उदक धरा के नीचे का थर, ये इसका जास्त प्रमाण रक्तवाही शिरा से होता है। उसके बाद तृतीय त्वचे का आश्रय सिद्म एवं किलास से होता है। चतुर्थ त्वचे का आश्रय कुष्ठ एवं दुद्रु से होता है। 5वें त्वचे का आश्रय विदृधि अल्जी। 6वें छठे जो है त्वचा वो डोळ्या, इसकी वजह से अगर इस पे आघात हुआ, इसको अगर कुछ डिसीज़ हुआ इस पे उत्पन्न, तो जो आँखें है उसके सामने अंधारा हो जाता है और भ्रम की लक्षण हमको देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क फिक्स जो पेपर है आपका पेपर 2, यहाँ से ऐसे क्यों बनेगा, मतलब बनेगा, हो ही नहीं सकता, यहाँ से बनना ही है फिक्स में एकदम। ओके, सो ध्यान से देखो। तो सुश्रुत के अनुसार 7 प्रकार बताए हुए, अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मासधरा। इसकी ट्रिक कैसी लगाई थी मैंने? ALSTVRM, अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मासधरा। ओके, सो जो त्वचा के नाम है वो इधर लिखे हुए। त्वचा की रुंदी, मतलब त्वचा की रुंदी कितनी है, और आश्रय से होने वाली, इसके आश्रय से जो होती है व्याधि, उसको व्याधि भी लिखी हुई है। तो अवभासिनी में त्वचा की रुंदी कितनी है? तो 18वें भाग, ब्रह्वी का 18वां भाग है। और इसमें कौन सी व्याधि हो सकती है? सिद्म और पदम कटक। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जो व्याधि है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रुंदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोहिता ब्रही का 16वां भाग, तिला कालक, इससे व्याधि हो सकती है। श्वेता ब्रही का 12वां भाग, भशक और चर्मदल, इससे व्याधि उत्पन्न हो सकती है अगर इस पर कुछ आघात हुआ तो। ताम्रा ब्रही 8वां भाग, ब्रही का 8वां भाग, किलास एवं कुष्ठ हो सकता है। वेदिनी ब्रही का 5वां भाग, इससे कुष्ठ एवं विसर्प हो सकता है। रोहिणी 1 भाग, ठीक है, अपची अबुध हो सकता है। मासधरा बिरही का 2रा भाग, गलगंड, भगंदर और अर्श, इससे हो सकता है। त्वचा के कार्य क्या है? तो शरीर का लेपन करना ये कार्य है, वात दोष का स्पर्श ग्रहण करना ये कार्य, वर्ण प्रकाश का पर्चन करना, श्वेत का उत्सर्जन करना, मज्जा मल का धारण एवं उत्सर्जन करना, पारी का धारण करना, ये सब उसका क्या है? कार्य है। दोष धातु एवं मल से इसका संबंध क्या है? तो वायु महाभूत अधिक्य देखने को मिल सकता है इसमें, और भ्राजक पित्त देखने को मिलता है। स्पर्श ज्ञानेंद्रिय का अधिष्ठान है, श्वेत उत्सर्जन ये करती है। उसके बाद त्वचा की प्रकृति कैसी है? तो जो वात प्रकृति जिसकी होती है उसकी त्वचा रुक्ष एवं निस्तेज होती है। पित्त में मृदु स्पर्श रहता है और तीक्ष्ण एवं उष्ण रहती है, और स्निग्ध में, कफ में स्निग्ध एवं लवचिक देखने को मिलती है। इसके बाद मॉडर्न पार्ट देख लेते हैं हम। तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, नॉट यूनिफॉर्मली थिक, मतलब सारी जगहों पे यूनिफॉर्मली थिक नहीं होती है स्किन, ये देखना, ये मालूम है हमको। एवरेज थिकनेस इज, देखो एवरेज थिकनेस इज 1 to 2 nm। ओके, उसके बाद लेयर्स इसमें कौन से देखने को मिलते हैं? तो एपिडर्मिस और डर्मिस। जो एपिडर्मिस है वो आउटर लेयर है, इसको स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम कवर करता है। डज नॉट हैव ब्लड वेसल नहीं रहते। न्यूट्रिशन जो है वो कैपिलरीज प्रोवाइड करती है। डर्मिस जो होता है वो इनर लेयर होता है, इनर कनेक्टिव टिश्यू रहता है जो डेंस रहता है, कोलेजन फाइबर से बना हुआ रहता है। कोलेजिनियस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग, इसमें कोलेजिनियस एंजाइम रहते हैं जो हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। फॉर्म बाय 4 लेयर, जो एपिडर्मिस है वो 5 लेयर से बनी हुई होती है। स्टार्टम कॉर्नेसम, स्टार्टम लूसिडियम, स्टार्टम ग्रेनुलोसम, स्टार्टम स्पिनोसम और स्टार्टम जर्मिनोइडियम। लेयर ऑफ एपिडर्मिस कौन से? तो सुपरफिशियल रहती है और डीपर रहती है। ओके, उसके बाद अपेंडेजेस ऑफ स्किन, तो हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड, सेबाशियस ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड आर कंसिडर एज अपेंडेजेस ऑफ स्किन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? गुड। उसके बाद कलर ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन होता है, ब्राउन पिगमेंट से मेलानिन सिक्रेट होता है जो डिफेंस के भी काम आता है। लैनिन डार्क पिगमेंट से होता है। ओके, उसके बाद हीमोग्लोबिन पेल रहा तो HB काउंट कम है। स्किन का कलर पिंक रहा तो वैसोडाइलेशन हो रहा है, ब्लूइश रहा तो HB रिड्यूस हो गया है स्किन का।
टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड देखने को मिलते हैं, एक सिबेशियस ग्लैंड जो कि डेवलप फ्रॉम हेयर फॉलिकल्स, सिंपल और ब्रांच एल्वुलर ग्लैंड सिचुएटेड एट साइड ऑफ हेयर फॉलिकल्स, सिबेशियस ग्लैंड ओपन इनटू नेक ऑफ द हेयर फॉलिकल थ्रू अ डक्ट डायरेक्टली ओपन इनटू एक्सटीरियर फेस ऑफ लिप्स, निप्पल्स एंड ग्लैंड। कंपोजिशन ऑफ सिबेशियन ग्लैंड क्या रहता है, सिबेशियस ग्लैंड का कंपोजिशन कैसा रहता है, तो फ्री फैटी एसिड्स, सिक्वेंशियल स्टेरल और वैक्सेस, वैक्सेस एंड पैराफाइन्स। फंक्शन ऑफ सिबेशियस ग्लैंड, तो फ्री फैट एसिड कंटेंट ऑफ सीबम एज एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल फंक्शन, हीट लॉस फ्रॉम बॉडी एंड स्किन स्मूथ ऑयली। फंक्शन क्या है इसके, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, सेंसरी फंक्शन है, स्टोरेज का फंक्शन है, सिंथेटिक फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एक्सक्रीटरी फंक्शन, ऑब्जर्वेटिव फंक्शन और सिक्रेटरी फंक्शन हमको स्किन का देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारी स्किन। अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मल। तो मल में पुरुष स्वेद और मूत्र आता है। तो पुरुष देख लेते हैं हम। कटु अवस्थापात के टाइम में यह पुरुष की उत्पत्ति होती है। किट्ट भाग जो रहता है वो एक ठोस भाग रहता है जिससे पुरुष बनता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें से दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट डिवाइड होते हैं, एक ठोस भाग और एक द्रव्य भाग आयुर्वेद के हिसाब से। तो जो ठोस भाग होता है वो पुरुष को बनाता है और जो द्रव्य भाग होता है वो मल को बनाता है। ठोस भाग मतलब सॉलिड पार्ट और द्रव्य भाग मतलब लिक्विड फॉर्म। ओके, उसके बाद पांच भौतिक संगठन की बात कर ले हम, तो पार्थिव मतलब पृथ्वी का महाभूत संगठन अधिक रहता है। इसमें आधुनिक शास्त्र के हिसाब से 3.4 जल रहता है और 1.4 थ्रोट्स द्रव्य रहता है। पुरुष का वर्ण तो किंचित ब्राउन कलर का रहता है। पुरुष का क्रम वायु एवं अग्नि इसको धारण करती है। पुरुष का अंजलि प्रमाण 7 है। ओके, उसके बाद श्वेत की बात कर लेते हैं हम। तो श्वेत की उत्पत्ति में धातु का मल है ये। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम मल स्वेदस्तु मेधस। ओके, ये इसका श्लोक है। पांच भौतिक संगठन इसका क्या है, तो जल है इसका पांच भौतिक संगठन। कार्य क्या है इसका, त्वचा को सुकुमार बनाता है, ये क्लेदन करने का काम ये करता है। श्वेत का अगर क्षय हुआ तो लोम गल जाते हैं, लोम गल जाते हैं मतलब जो केस है हमारे वो गल जाते हैं, त्वचा रुक्ष हो जाती है, लोम में सुषुप्तता देखने को मिल जाती है। और अगर श्वेत की वृद्धि होगी तो अतिश्वेत कंडू मतलब खुजली आती है और त्वचा में दुर्गंधी हो जाती है। ये हो गया श्वेत भी हमारा। ठीक है, मल और श्वेत हो गया। इसके बाद मूत्र तरीके मूत्र की बात कर लेते हैं हम। तो तत्र अच्छ किट्ट अन्यस्य मूत्र विद्यत। मैंने बताया था आपको पुरुष में कि जो किट्ट भाग होता है उसका जो द्रव्य भाग रहता है उससे मूत्र बनता है। ठीक है, उसके बाद पर्याय क्या है इसके, तो बस्ती मल स्नेह नरजल स्त्राव और प्रस्ताव। मूत्रवाह का स्रोत क्या है, तो संचय मूत्रवाह का होता है और उत्पत्ति स्थान एवं निष्क्रमण का समावेश इसमें होता है। उत्पत्ति स्थान क्या है इसमें, तो पक्वाशय इसका उत्पत्ति स्थान है। पंचमी पुरुष धरा से ये बना हुआ है। किट्ट भाग से पूर्तिकरण होता है इसका अग्नि अपान वायु पुरुष धरा कला के सहाय से। पक्वाशय में द्रव्यमल मूत्र एवं घनमल पुरुष की उत्पत्ति होती है। मूत्रवाह के स्रोत सुश्रुत के अनुसार बस्ती मेद्र, चरक के अनुसार बस्ती एवं वृक्षण प्रदेश और इतर अवयव लाइक वृक हो गया, मूत्रवाह नाड़ी हो गया और मूत्रवाह ये उसके स्रोत से। बस्ती में मूत्र धारण करती है बस्ती और आकार इसका भोपले जैसा होता है, भोपला देखा हुआ है ना। और अधमुकुल मूत्र संचय यहाँ पर होता है। अपान वायु का नियंत्रण करने वाला दोष इसको चाहिए होता है। मेंद्र से क्या होता है मतलब पेनिस और बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर। ओके, चल समझ में आ गया आपको। उसके बाद की बात कर लेते हैं मूत्र का पांच भौतिक संगठन जल एवं तेज मतलब जल एवं अग्नि। मूत्र के गुण कैसे होते हैं, तो गुण की बात कर ले हमने तो तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य रहते हैं और लघु रहता है, रस लवण रहता है, वर्ण इसका अल्पपित्त के जैसा रहता है, गंध मूत्र गंध आपने को पता ही होगा, स्पर्श इसका उष्ण रहता है। मूत्र का प्रमाण 4 है। आहार सेवन के बाद मूत्र की उत्पत्ति कैसी होती है, आहार सेवन किया हमने, आहार पचन हुआ, पक्वाशय में पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में किट्ट विभाजन हुआ, आहार का शोषण हुआ मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन हो गया इधर, और लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर अलग हुआ तो पुरुष बना उससे। तो पुरुष गुद मार्ग से मतलब एनस से क्या हुआ, रिलीज हुआ। वेराइज मूत्र कहाँ से हुआ, मूत्र वह नाड़ी से शोषण हुआ और मूत्र से बस्ती वहन हुआ और मूत्र विसर्जन कहाँ से हुआ, मेंढ्र से हो गया। ये यहाँ पर बोलना था, यहाँ पर श्वेत खत्म। इंद्रिय विज्ञान पढ़ के थक गए हम। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब इसमें ज़्यादा नहीं खींचूंगा मैं क्योंकि बहुत बार पढ़ लिया अभी। कहाँ पर देख लिया हमने, रचना में देख लिया, फिर पदार्थ में देख लिया, फिर पेपर 1 इसमें भी देख लिया, संहिता में देख लिया, तो बहुत जगह देख लिया। तो अब ये याद ही हो गया होगा आपको। ठीक है, इंद्रियों की निरुक्त क्या है, तो इंद्र आत्मा तस्य साधन निमित्त ग्रहम। ठीक है,
ज्ञान की प्राप्ति जिस चीज़ से होती है उसको इंद्रिय ऐसे बोलते हैं। तो इंद्रिय की उत्पत्ति कैसी हुई है? अवक्त, महत्त और अहंकार ये सब मिलके, सात्विक राजसिक तामस ये गुण मिलके, सात्विक और राजस गुण मिलके क्या हुआ? एकदश इंद्रिय बने और राजस तामस से क्या बना है? पंचतन्मात्रा बनी हुई है। तो ज्ञान की उत्पत्ति क्रम क्या है? तो आत्मा, मन, इंद्रिय, इंद्रियार्थ इनका सन्निकर्ष होता है और सन्निकर्ष होने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा आयुर्वेद ने बोला हुआ है। ज्ञानेंद्रिय की संख्या कितनी बताई हुई है? इंद्रिय की संख्या 11 बताई हुई है, मतलब 11 बताई हुई है। तो 11 कौन सी है? तो ज्ञानेंद्रिय 5 बताए उसमें। श्रोत्र मतलब कान, शब्द, ठीक है। त्वचा मतलब स्पर्श, चक्षु मतलब देखना, रसना मतलब चव, घ्राण मतलब गंध, और इसमें उभेंद्रिय मन आता है हमारा मन, और कर्मेंद्रिय 5 है। वाक, हस्त, पाद, पायु, उपस्य। वाक से हम बोलते हैं, हस्त से हम ग्रहण करते हैं, पाद से हम गमन करते हैं, पायु से मल का त्याग करते हैं, उपस्य से आनंद का उपभोग लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंद्रिय शारीर। अब इंद्रिय शारीर डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा है मैंने? क्योंकि ऑलरेडी बहुत पढ़ लिया है ना हमने इंद्रिय शारीर। सो नो नीड टू रीड अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। जो आत्मा है ना, इस पे से क्वेश्चन बन सकता है आपको, सो ध्यान तो देख लो। ये अत धातु से निष्पक्षम, ठीक है। अर्थ क्या है इसका? जो गतिशील है और सर्व शरीर व्याप्त है, उस चीज़ को हम आत्मा ऐसे बोलते हैं। आत्मा के गुण क्या है? तो आत्मा के गुण तस्य सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न प्राणो शारी बुद्धि मन संकल्प विचार स्मृति विज्ञान अध्यावस विदेशा गुण। मतलब इसके गुण क्या क्या है? सुख दुख इच्छा स्मृति, देखो सुख दुख, एक मिनट, सुख दुख स्मृति अध्यावस इच्छा द्वेष विचारना बुद्धि प्रयत्न प्राण विज्ञान उन्मेष निमेष संकल्प, ये सब क्या है? आत्मा के गुण है। आत्मा के प्रकार 2 टाइप के होते हैं, जीवात्मा होता है और परमात्मा होता है। जीवात्मा मतलब जो स्थूल शरीर हो गया हमारा, जो हम शरीर के बारे में पढ़ते हैं, और सूक्ष्म शरीर। परमात्मा मतलब जो एक है, जो सृष्टि का निर्माता है। जैसे ब्रह्म भी बोल सकते हैं हमको, ब्रह्म भी बोल सकते हैं हम परमात्मा को। ठीक है, उसके बाद परमात्मा क्या है? तो श्रेष्ठ है, सुख दुख से रहित है और सर्व, देखो बोलते हैं ना भगवान हर तरफ रहता है, तो यही है परमात्मा का मतलब। ओके, और जीवात्मा का मतलब क्या है? जो शरीर के सोबत रहता है, मतलब शरीर के साथ रहता है। सुख दुख ज्ञान इच्छा द्वेष ये सब चीज़ें उसमें रहती है और इंद्रिय का इसका सहयोग होता है। ओके, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम। के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं हम, कहाँ पर? तीन त्रय उपस्तंभ में, यहाँ पर भी थोड़ा देख लेते हैं। तो निद्रा की संप्राप्ति देख लेते हैं। तो यदा तू मनसी बलातु कर्मात्मन कर्मवांति विषय भो निर्वर्तते तथा स्वपिते मानव। ठीक है, आत्मा मन इंद्रिय और इंद्रिय के विषय इनका सतत संयोग होते रहता है। उसके वजह से मन क्या हो जाता है? थक जाता है, और मन थक जाता है तो इंद्रियों से संयोग नहीं हो पाता है। उसके वजह से इंद्रियों को विषय ग्रहण नहीं करते आता है, उस वजह से हमको क्या होती है? निद्रा आती है। ओके, इसके प्रकार कितने हैं? तो चरक ने इसके 6 प्रकार बताए हुए। तमोभाव मतलब तम गुण बढ़ने की वजह से होने वाली निद्रा। श्लेष्म समोद भाव मतलब कफ का प्रकोप होने की वजह से आने वाली निद्रा। मन शरीर श्रम संभाव मतलब मन एवं शरीर दुखने की वजह से आने वाली, दमले की वजह से आने वाली। आगंतुकी मतलब असाध्य व्याधि की वजह से आने वाली निद्रा। व्याधि दुर्मति कफ एवं कफ आधिक्य की वजह से आने वाली निद्रा। रात्रि स्वभाव प्रभाव मतलब रात को जो हम सोते हैं उस वजह से जो मन थक जाता है, जो रीज़न बोला मैंने, वो उस निद्रा। ओके, उसके बाद सुश्रुत ने 3 बताए हुए। तामसी मतलब स्रोतस में जब तम गुण बढ़ जाता है और कफ व्याप्त हो जाता है, उसकी वजह से हमको कौन सी निद्रा आती है? तो तामसिक निद्रा आती है। स्वाभाविक निद्रा मतलब प्रकृति के हिसाब से जो निद्रा आती है, जो दिन रात हम दिन में सोते हैं, रात में सोते हैं, वो निद्रा। ठीक है, उसी को हम स्वाभाविक निद्रा भी बोलते हैं। वैकारिक निद्रा मतलब वात प्रकोप एवं कफ क्षीण होने की वजह से जो निद्रा आती है उसको वैकारिक निद्रा भी बोल सकते हैं। वाग्भट ने इसके कितने प्रकार बताए हुए? तो आचार्य वाग्भट ने इसके 6 प्रकार बताए हुए। तो वो 6 प्रकार कौन से तो वो हम देख लेते हैं। तो काल स्वभावज निद्रा मतलब काल स्वभाव की वजह से आने वाली निद्रा, मतलब जो रात्रि को नियमित प्रकृति की वजह से निद्रा लेते हैं हम। अमावय स्वेद प्रभाव मतलब रोग के वेदना के वजह से जो निद्रा आती है उसको अमाय स्वेद प्रभाव बोलते हैं। चिंत खेदजनक मतलब मन को दुख पहुँचने की वजह से आने वाली निद्रा। देख देहजन्य शरीर को श्रम, बहुत ज़्यादा श्रम करने की वजह से आने वाली निद्रा। कफजन्य मतलब कफ दोष आम दोष, ये इसकी शरीर में वृद्धि होने की वजह से आने वाली निद्रा। आगुंतिकी मतलब
बेहोश होने के वजह से या फिर बाह्य आघात होने की वजह से, जो आघात होता है बाहर की वजह से, तो उस वजह से आने वाली निंद्रा, और तम गुण बढ़ने की वजह से मतलब तमोभाव निंद्रा, इसके वजह से आने वाली निंद्रा को, इसके वजह से मृत्यु भी हो सकता है, इसको हम तमोभाव निंद्रा बोल सकते हैं। ये हो गया हमारी निंद्रा। ओके, इसके बाद का हम मॉडर्न पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं मॉडर्न पार्ट।